मैट एक शरीफ लॉ स्टूडेंट था जिसका सपना वकील बनना था, लेकिन एक झूठे इल्जाम ने उसे जेल पहुंचा दिया, जहां बदमाश कैदी उसे शरीफ होने के नाते बहुत सताते थे और तब जिंदा रहने के लिए उसे इंसानियत छोड़कर एक खतरनाक दरिंदा बनना पड़ा। कहानी शुरू होती है कॉलेज की एक ग्रेजुएशन पार्टी से, जहां पढ़ाकू मैट अपने भाई इस्मा की जिद पर आया है। पार्टी उसे पसंद नहीं, इसलिए वो निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक लड़की ईवा पर पड़ती है। दोनों साथ डांस करने लगते हैं। ये देख ईवा का साथी ह्यूगो जल भुन जाता है, क्योंकि वो खुद ईवा को पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया था। बात हाथापाई तक पहुंचती है। बीच बचाव करते हुए मैट डेनी नाम के एक लड़के को धक्का दे देता है। डेनी का सिर पत्थर से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। कोर्ट में ईवा, ह्यूगो और बाकी गवाहों की गवाही के आधार पर मैट को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 4 साल की सजा होती है, मगर डेनी के पिता इस फैसले से संतुष्ट नहीं होते। जेल में मैट को पहली बार असली डर का सामना करना पड़ता है। दबंग कैदी उसे धमकाते हैं और धीरे धीरे वो अंदर से मजबूत होता चला जाता है। इसी बीच उसका भाई इस्मा और भाभी मारा उससे मिलने आते रहते हैं। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मैट के माता पिता की मौत हो जाती है। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैट को जेल से एक दिन की छुट्टी मिलती है। इस गम में डूबा मैट एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात ओलिविया कोस्टा से होती है। दोनों की रात भर की बातचीत में गहरा जुड़ाव बनता है और मैट अगले दिन मिलने का वादा भी कर देता है, बिना यह बताए कि वो जेल वापस जाने वाला है। 2 साल बाद सजा पूरी करके बाहर आने पर इस्मा उसे अपनी लॉ फर्म में काम देता है। एक केस के सिलसिले में मैट की दोबारा मुलाकात ओलिविया से होती है। पुरानी चिंगारी फिर सुलगती है। मैट एक झूठी कहानी गढ़कर उसे मना लेता है और दोनों 4 साल की रिलेशनशिप के बाद शादी कर लेते हैं। घटना को अब 8 साल बीत चुके हैं। मैट और ओलिविया अपने नए शहर में नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी में है। तभी इस्मा को ब्रेन हेमरेज से अचानक मौत हो जाती है। अपने पीछे वो बीवी मारा और 2 बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इस सदमे में मैट ओलिविया को अपने अतीत के बारे में सच बता देता है कि कॉलेज के दिनों में एक एक्सीडेंट में उसकी वजह से एक लड़के की जान गई थी। ओलिविया उसकी तकलीफ समझती है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ने की दिलासा देती है। जल्द ही एक और खुशखबरी आती है, वो पिता बनने वाला है। इसी बीच मैट की मुलाकात डेनी के पिता से होती है। 8 साल पुराना वो मंजर फिर ताजा हो उठता है। डेनी के पिता आज भी मैट से उतना ही नफरत करते थे। उन्हें दुख होता था कि आज भी उनके बेटे का हत्यारा आजाद घूम रहा है। उनका सामना ना करना पड़े, इसलिए मैट और ओलिविया दूसरे शहर में एक नया घर देखने जाते हैं जो उन्हें फौरन पसंद आ जाता है। और अजीब इत्तेफाक से कुछ घर आगे ही ईवा और ह्यूगो भी अब साथ रह रहे मिलते हैं। आपको याद हो तो इन्हीं दोनों की वजह से मैट के हाथों डेनी की मौत हुई थी। इसी दौरान ओलिविया को अचानक ऑफिस के काम से बर्लिन जाना पड़ता है। जाने से पहले मैट के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है। वो किसी से एक्सो में मिलने की बात तय करता है। इस बीच एक अनजान शख्स उसकी कार का पीछा करना शुरू कर देता है। पता चलता है मैट डेनी की मां सोनिया से गुपचुप मिल रहा है। इसी दौरान ओलिविया के फोन से मैट को एक अनजान आदमी की फोटो फिर एक आपत्तिजनक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें ओलिविया किसी और शख्स के साथ नजर आती है। मैट काफी डर जाता है और तुरंत होटल में फोन करता है। पता चलता है ओलिविया वहां रुकी ही नहीं। घबराया मैट ओलिविया को कॉल करता है तो सामने कोई अनजान आदमी होता है जो दावा करता है कि वो ओलिविया के सबसे गहरे राज जानता है। कुछ देर बाद वहीं पीछा करने वाली कार का ड्राइवर मैट को टक्कर मार देता है और गन दिखाकर डराता है और डराकर चला जाता है। मैट भी जेल के अंदर कुछ बहुत बुरा करके आया था, इसलिए वो पुलिस को अपने मामले से दूर ही रखना चाहता था। वो पुलिस को कुछ नहीं बताता, बल्कि अपनी दोस्त और प्राइवेट डिटेक्टिव जोई को मामला सौंपता है। जोई की जांच में सामने आता है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी इबाइस साइश नाम के एक शख्स ने किराए पर ली थी, जो पहले वसूली के जुर्म में जेल जा चुका है। हैरानी की बात यह थी कि मैट इबाइस साइश नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता था जिससे उसकी दुश्मनी हो। इसके बाद मैट ओलिविया के गायब होने की खबर डेनी की मां सोनिया को बताता है। सोनिया बैंक मैनेजर थी, इसलिए वह बैंक रिकॉर्ड चेक करती है। वहाँ पता चलता है कि ओलिविया ने अपने और मैट की पूरी जमा पूंजी यानी 50,000 यूरो बैंक से निकाल ली थी। इसी ट्रांजैक्शन से सोनिया को ओलिविया की लोकेशन का पता चलता है कि शायद ओलिविया बर्लिन के फ्लाइट में बैठी ही नहीं थी, बल्कि टैक्सी लेकर शहर में ही रुक गई थी। वो दोबारा ओलिविया को कॉल करता है और इस बार वह फोन उठा लेती है। मैट घबराहट में उससे पूछता है कि वह कहाँ है और उसने ऐसी तस्वीरें क्यों भेजी हैं। ओलिविया बताती है कि वह ऑफिस के काम से बर्लिन आई है, जैसा कि वह पहले ही मैट को बता चुकी थी। रही बात तस्वीरों की, तो उसका कहना है कि उसने कोई फोटो नहीं भेजी, शायद वो गलती से चली गई होंगी। ये सुनकर मैट को शक होने लगता है कि ओलिविया उसे धोखा दे रही है। तिबाइस खुद मैट को फोन करके धमकी देता है कि अगर उसने ओलिविया के बारे में किसी को एक शब्द भी बताया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एक डिटेक्टिव उनके दरवाजे पर खड़ी थी, जिसका नाम था लोरेना। बचपन में लोरेना के पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके डिवोर्स के चलते लोरेना को अपने पिता से दूर रहना पड़ा। कोर्ट के फैसले से टूटे उसके पिता ने खुद को गोली मार ली थी और लोरेना ने इसका दोष हमेशा अपनी माँ को दिया। अपने माँ से अलग होकर वो एक कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में पली बढ़ी और आगे चलकर खुद एक होमिसाइड डिटेक्टिव बन जाती है। एक सुबह लोरेना को एक कॉल आता है। उसी के कॉन्वेंट की एक नन सिस्टर
मारिया खिड़की से कूदकर जान दे चुकी है। शरीर पर मारपीट के निशान नहीं थे। फिर भी कॉन्वेंट की डायरेक्टर सिस्टर बाल्टियर की सिफारिश पर यह केस होमिसाइड यूनिट को सौंपा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बात मीडिया तक पहुंचे। मारिया के कमरे से एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा है, मुझे माफ कर देना। जांच में पता चलता है कि पिछले 15 साल जिरोना के जिस कॉन्वेंट में मारिया रहने का दावा करती थी वो एक हादसे में जल चुका है। सारे रिकॉर्ड नष्ट, मतलब सिस्टर मारिया का अतीत उन्हें पता नहीं चल पाता। पूरे स्पेन भर में खोजने पर भी असली सिस्टर मारिया नाम की कोई नन नहीं मिलती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाली बातें सामने लाती है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, मौत से कुछ घंटे पहले किसी के साथ सहमति से संबंध और पेट पर एक टैटू। ये किसी आम नन की कहानी नहीं लगती। कॉन्वेंट की एक छात्रा क्लॉडिया, जो रात में एक गुपचुप ब्रेसलेट गेम खेल रही थी, बताती है कि उसने उस रात एक अनजान औरत को देखा था। पीठ से चेहरा नहीं पहचान पाई। दूसरी तरफ एक अनजान महिला पुलिस से छिपती नजर आती है। वो अपने थेरेपी में बताती है कि उसने अतीत में अपनों को बहुत तकलीफ दी है। इस बीच शहर में कोई उसे पहचान लेता है और एमा नाम से बुलाता है, याद दिलाते हुए 2003 की एक पार्टी की। लेकिन वो औरत उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। जांच आगे बढ़ती है। मारिया के तकिए का खोल बाकी सेट से मेल नहीं खाता। टॉयलेट में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिपस्टिक से कुछ लिखा है। लोरेना को अब पक्का शक है, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। उधर जज खुद इस केस को दबाने की कोशिश में जुटे नजर आते हैं। सिस्टर मारिया की असली पहचान से किसी को इतनी परेशानी क्यों है, जानकर आप चौंक जाओगे। अब कॉन्वेंट की डायरेक्टर सिस्टर बाल्टियर को कॉल रिकॉर्ड में से वो नंबर छांटने थे जिनका बोर्डिंग स्कूल या सिस्टर मारिया से कोई सीधा नाता ना हो। यह काम खत्म कर वो फोरेंसिक लैब पहुंचती है। याद रहे, मारिया के टॉयलेट से मिले कागज के टुकड़े पर एक नंबर लिखा था। उसी नंबर के जरिए एक शख्स का पता चलता है जिसका नाम है एंटोनियो। पूछताछ में एंटोनियो बताता है कि वो उस अनजान औरत को पर्सनली नहीं जानता था। बस एक रात बार में मुलाकात हुई। ड्रिंक्स के बाद दोनों होटल गए, करीब आए और उसके बाद वो बिना नाम बताए चली गई। जाने से पहले एंटोनियो ने उसे अपना नंबर जरूर थमाया था ताकि दोबारा मिल सके। उसे क्या पता था कि उसी रात उसका मर्डर हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर की रिपोर्ट आती है। मरने से पहले मारिया का मुंह किसी नरम कॉटन के कपड़े से जबरन दबाया गया था। सांस लेने में दिक्कत हुई और मुंह से कपड़े के रेशे भी मिले। यानी शक अब यकीन में बदल चुका है, यह हत्या ही थी। जिस होटल में एंटोनियो और मारिया मिले थे वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर साफ होता है कि एंटोनियो तो उसे छोड़कर निकल गया था, लेकिन उसके जाते ही एक नकाबपोश शख्स मारिया का पीछा करने लगा। यानी एंटोनियो बेकसूर साबित होता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस रात मारिया देर से कॉन्वेंट लौटती है। उसके कदमों की आहट सुन क्लॉडिया छिपकर देखने लगती है। कमरे में पहुंचकर मारिया एंटोनियो के दिए नंबर वाले कागज से लिपस्टिक पोंछकर टॉयलेट में फेंक देती है। इस बीच वो जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। तभी बेड पर उसे वही तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा है, मुझे माफ कर देना। अगले ही पल एक नकाबपोश उसे दबोच लेता है। गन तानकर किसी लड़की के बारे में पूछता है, मगर मारिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। जवाब न मिलने पर वो तकिए से उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। तब मारिया कुछ बताने को राजी होती है, मगर आखिरी पल में उस लड़की का पता बताने की बजाय मुस्कुराते हुए खुद बालकनी से कूद जाती है। वर्तमान में जांच टीम कॉन्वेंट के बाहर के फुटेज देख रही होती है। तभी वही नकाबपोश रात करीब 2 बजे कॉन्वेंट से बाहर निकलता दिखता है। ग्लव्स उतारकर एक कार के पास उल्टी करता है, यानी उस कार पर उसके फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं। साफ है यही मारिया का कातिल है। कार का पता लगाकर अगली सुबह उसे जब्त कर लिया जाता है और फोरेंसिक जांच शुरू होती है। इसी दौरान सिस्टर बाल्टियर की छांटी हुई नंबर लिस्ट से एक ऐसा नंबर मिलता है जिसका न बोर्डिंग स्कूल से न सिस्टर मारिया से कोई संबंध है। और मारिया की मौत से ठीक 2 दिन पहले दोपहर 3 बजे उस नंबर पर 6 मिनट तक बात हुई थी। लोरेना उस नंबर की डिटेल्स निकलवा कर उस पते की ओर निकल पड़ती है। इसी वक्त टीओ नाम की एक टीम भी शहर में दाखिल होकर मॉर्चुअरी पहुंचती है। खुद को स्पेशल क्राइम यूनिट का बताते हुए पूरी परमिशन के साथ डॉक्टर को बाहर कर मारिया का सारा सामान खंगालती है। मगर जिस टेप की तलाश में वो आए थे वो नहीं मिलता। नतीजतन वो लाश को अपने कब्जे में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इनका सामना कर्नल प्रीटो से होता है जो खुद भारी दबाव में है। किसी मंत्री को ये टेप किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना है। उधर लोरेना उस नंबर वाले घर पहुंचती है। यही वो जगह है जहां कुछ घंटे पहले इबाई साइश ने धमकी दी थी कि 30 सेकंड में कोई दरवाजा खटखटाएगा और अगर ओलिविया के बारे में एक शब्द भी निकला तो उसकी जान को खतरा है। पूछताछ में डिटेक्टिव सिस्टर मारिया की तस्वीर दिखाते हैं और यहीं से कहानी एक बड़े फ्लैशबैक में चली जाती है। कॉन्वेंट में जिसे सब सिस्टर मारिया के नाम से जानते थे, असल में उसका नाम एमा डोरन था। वो कोलंबिया के बोगोटा शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी। एनीबेल लेदेस्मा नाम के एक आदमी ने उसे स्पेन में नौकरी का झांसा देकर बहला फुसलाकर मार्बेला के सबसे बदनाम क्लब एल पासो स्टार में ले आया, जहां वो महीनों तक क्लाइंट्स के लिए नाचती और खुद को बेचती रही। वहीं उसकी दोस्ती किमी नाम की एक अनुभवी लड़की से होती है जो उसे इस दुनिया के दांव पेच सिखाती है। धीरे धीरे एनीबेल भी एमा को पसंद
करने लगता है और दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि एमा अपने पेट पर उसका नाम गुदवा लेती है। 5 साल तक वो उसके प्यार में डूबी रहती है। एक बार हेरोइन बेचने के जुर्म में एनीबेल पकड़ा जाता है और उसे 6 महीने की जेल होती है। इस दौरान एमा ही क्लब संभालती है। जब एनीबेल बाहर आता है, एमा को लगता है अब उसे वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार थी, मगर उल्टा होता है। एनीबेल का दूसरे लड़की के प्रति आकर्षण और बाकियों के प्रति क्रूरता देख एमा का भरोसा टूट जाता है और जब वो बाकी लड़कियों के बचाव में आगे आती है तो एनीबेल गुस्से में उसको भी पीट देता है। किम्मी को देखने के बाद अब ये साफ हो जाता है कि मारिया के बेडरूम से मिली आधी तस्वीर असल में उसकी दोस्त किम्मी की ही थी, लेकिन मैट उसे नहीं जानता था। उसने यह भी बताया कि मारा के घर के फोन से मारिया को 6 मिनट की जो कॉल हुई थी वह शायद बच्चों ने गलती से कोई रैंडम नंबर डायल करके कर दी होगी, क्योंकि उस वक्त घर पर उनकी नौकरानी कार्ला भी नहीं थी। घर में सिर्फ बच्चे और मैट ही मौजूद थे। डिटेक्टिव लोरेना को उसकी बातों पर शक होता है, इसलिए वह इस बात की पुष्टि करने के लिए नौकरानी कार्ला से मिलने निकल पड़ती है। उसके जाते ही मैट दौड़कर इबाइश को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वह बचकर निकल जाता है। ये पूरा वाकया ह्यूगो और ईवा देख रहे होते हैं। उन्हें मैट के पड़ोस में रहना सेफ नहीं लगता। ह्यूगो डिटेक्टिव लोरेना को सतर्क करने आता है कि मैट सही आदमी नहीं है। लोरेना बीच में टोकते हुए पूछती है, इससे आपको क्या तकलीफ है? ह्यूगो 8 साल पुरानी घटना का जिक्र करता है कि मैट असल में उसके दोस्त डोनी का खूनी है। भले ही जज ने उसे गैर इरादतन हत्या मानकर सिर्फ 4 साल की सजा दी हो, मैट जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। इसके बाद लोरेना मारा की बेबीसिटर कार्ला से मिलती है। पता चलता है कि जिस शनिवार को घटना हुई, मैट और ओलिविया मारा के बच्चों से मिलने आए थे। कार्ला को अपने एग्जाम की तैयारी करनी थी, इसलिए वो मैट से रिक्वेस्ट कर 4 घंटे के लिए घर से निकल गई थी और यह भी कह गई थी कि यह बात मारा को न बताई जाए, वरना वो कोई और बेबीसिटर रख लेगी। यानी उस दिन घर पर सिर्फ मैट और ओलिविया ही मौजूद थे। मैट के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद लोरेना सोनिया के घर पहुंचती है। पता चलता है कि डेनी की मौत के बाद मैट की रिक्वेस्ट पर सोनिया और उसका पति हाइमी जेल में उससे मिलने गए थे। मैट रो रो कर माफी मांगता रहा कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। सोनिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन हाइमी ने साफ कह दिया कि वो किसी भी जन्म में उसे माफ नहीं करेंगे। जेल से छूटने के बाद भी मैट हर हफ्ते सोनिया से मिलता और डेनी बनकर उससे बात करता। सोनिया के लिए यह एक तरह की थेरेपी थी, लेकिन हाइमी बताते हैं कि मैट माफी के लायक नहीं, क्योंकि जेल में उसके ही ब्लॉक के कैदी मैनुअल रोमेरो की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी, ठीक मैट के कमरे के नीचे। सबने इसे हादसा माना, लेकिन बाकी कैदियों को कुछ और ही शक था। हाइमी लोरेना से कहते हैं, अगर मैट को सच में जानना है तो उसके जेल ब्लॉक वालों से पूछो। ह्यूगो, कार्ला और अब हाइमी, तीनों के बयान मैट को उतना मासूम नहीं दिखा रहे थे। लोरेना जेल पहुंचकर मैट के पुराने रूम पार्टनर रोबर्टो अरांडा से मिलती है। रोबर्टो बताता है कि जेल आने पर मैट इतना सीधा था कि मक्खी तक नहीं मार सकता था। वहीं रोमेरो को नए और सीधे साधे कैदियों को परेशान करने में मजा आता था। एक दिन हद पार होने पर मैट ने उसे बुरी तरह पीट दिया। रोमेरो ने धमकी दी कि जल्द उसका काम तमाम कर देगा और 1-2 दिन बाद ही वह ऊपर से गिरकर मर गया। शक मैट पर गया, लेकिन सबूत न मिलने के कारण इसे हादसा मान लिया गया। इसके बाद जेल में किसी ने मैट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। लोरेना रोबर्टो को सिस्टर मारिया की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या मैट उसे जानता था। जवाब चौंकाने वाला था। मारिया असल में एनीबेल लेदेस्मा की गर्लफ्रेंड थी। जेल में जब भी वह एनीबेल से मिलने आती, कैदियों की लाइन उसे देखने के लिए लग जाती थी। लगभग हर कैदी उसे जानता था और उसी समय मैट भी जेल में एनीबेल के साथ था। फिर उसने झूठ क्यों बोला कि वह मारिया को नहीं जानता? उधर प्राइवेट डिटेक्टिव जोई ओलिविया को ढूंढने के करीब पहुंच चुकी थी। आखिरी फोन कॉल के बाद से ओलिविया का मोबाइल बंद था, इसी वजह से मैट ने जोई की मदद ली थी। जोई के मुताबिक फोन ऑन होता तो उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। हालांकि ओलिविया ने टैक्सी का किराया क्रेडिट कार्ड से दिया था। इसी आधार पर जोई ने उन होटलों की लिस्ट बनाई जहां वह पहुंच सकती थी। वीडियो मैसेज में दिख रहे कमरा नंबर 207 के आधार पर सिर्फ 8 होटल शॉर्ट लिस्ट हुए, क्योंकि उस इलाके में इतने बड़े होटल केवल 8 है। लेकिन किसी भी होटल में इबाइस साइश के नाम से बुकिंग नहीं मिली। ओलिविया के लैपटॉप की जांच में पता चलता है कि उसने कुछ दिन पहले रिगो गलार्डो को गूगल पर सर्च किया था, जो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था। आखिर उसका ओलिविया से क्या कनेक्शन था? तभी मैट को वह रात याद आती है जब ओलिविया बाथरूम में चोरी छिपे कुछ कर रही थी। शीशा हटाने पर उसे पीछे एक गन छुपी मिलती है। अपनी शरीफ बीवी के पास गन आखिर क्यों थी? जोई 8 होटलों की तलाश में निकलती है। दूसरी तरफ हाइमी अपने बेटे के कातिल की खबर से गम में बैठे होते हैं। तभी किसी की कॉल आते ही वह तुरंत तैयार होकर निकल जाते हैं। इसी बीच स्पेशल क्राइम यूनिट का डिटेक्टिव टीओ डायरेक्टर बाल्टियर से सर्च वारंट और एमा डोरन का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट लेकर मिलता है। इससे साबित होता है कि सिस्टर मारिया उसका असली नाम नहीं था और यह राज बाल्टियर ने छिपा कर रखा था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एमा की माँ की पुरानी दोस्त और उसके एहसानों तले दबी होने के कारण बाल्टियर ने उसकी मदद की थी। एमा की जान खतरे में
थी, इसलिए उसने उसे कॉन्वेंट में शरण दी थी। टियो बताता है कि एमा के पास एक टेप था और शायद उसी की वजह से उसकी हत्या हुई। असली कातिल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वह टेप नहीं मिल जाता। बाल्टियर को टेप की सीधी जानकारी नहीं थी, लेकिन एमा ने उसे एक लॉकर की चाबी दी थी। उसने कहा था कि यह उसका लाइफ इंश्योरेंस है, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। टियो लॉकर का पता पूछकर चाबी अपने पास रख लेता है। इधर लोरेना और क्रिस्पो शक के आधार पर जब्त की गई कार की जांच करते हैं। कातिल के फिंगरप्रिंट मैट से मैच नहीं करते, यानी नकाबपोश मैट नहीं, कोई और था। ब्रिटिश पुलिस से पता चलता है कि फिंगरप्रिंट स्पेनिश पुलिस अफसर रिगो ग्लार्डो के हैं। यही वह शख्स था जिसने पहले मैट को धमकाया था और उसी रात एमा का पीछा भी कर रहा था, यानी एमा का कातिल शायद वही था। लेकिन तभी खबर आती है कि रिगो ग्लार्डो को किसी ने पहले ही मार दिया है। उधर जोई को आखिर वह होटल मिल जाता है जहां रिगो ग्लार्डो के नाम से कमरा बुक था। मैट अकेले मामला सुलझाने वहां पहुंचता है, जबकि जोई फोन पर लाइन खुली रखती है। कमरा 2507 पर मैट दरवाजा खटखटाकर पुलिस बुलाने की धमकी देता है। डर कर इबाइस साइश दरवाजा खोल देता है और अगले ही पल मैट की चीख सुनाई देती है। जोई पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। होटल स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर कार्ड से दरवाजा खुलवाया जाता है। अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है, वह ओलिविया थी। लेकिन मैट और इबाइस दोनों गायब थे। अब सवाल था, मैट और इबाइस कहाँ गए? एमा की जान लेने वाले टेप में क्या था? कौन सा मंत्री उस टेप के लिए कर्नल प्रीटो पर दबाव डाल रहा था? रिगो ग्लार्डो का कातिल कौन था? क्या लोरेना एमा के असली कातिल तक पहुंच पाएगी? और ओलिविया आखिर किस खेल का हिस्सा थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें करीब 10 साल पीछे जाना होगा। 10 साल पहले मार्बेला के मशहूर एल पासो स्टार क्लब में चर्चित डांसर कैंडेंस रूसो की हत्या हुई थी। इसी केस की जांच के दौरान डिटेक्टिव रोड्रिगो ग्लार्डो की पहली मुलाकात इबाइस साइश से हुई। उस समय एनीबेल लेदेस्मा का क्रिमिनल कारोबार चरम पर था और उसके रास्ते में आने वालों को ठिकाने लगाने का काम उसका बॉडीगार्ड इबाइस करता था। ये काम उसे एमा के जरिए मिला था, क्योंकि एनीबेल की गर्लफ्रेंड बनने से पहले एमा और इबाइस अच्छे दोस्त थे। कौन जानता था कि यही एमा आगे चलकर नन बन जाएगी। वर्तमान में इबाइस ओलिविया पर नजर रख रहा था। तभी मैट उसके दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस बुलाने की धमकी देता है। इबाइस दरवाजा खोलते ही उसे स्टन गन से झटका देता है, अंदर खींचकर बुरी तरह पीटता है। शोर सुनकर ओलिविया जाग जाती है और मैट को बचाने पहुंचती है, लेकिन इबाइस उसे भी काबू करके कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वह वहां रखे पैसे समेटने लगता है। तभी जोई पहुंच जाती है। इबाइस फोन पर किसी को पूरी स्थिति बताता है, पैसे उठाकर पिछले रास्ते से भाग जाता है। मैट उसके पीछे जाता है, जबकि जोई ओलिविया को बताती है कि वह मैट की प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। दोनों इबाइस का पीछा करती हैं और कुछ दूर जाकर मैट को बुरी तरह घायल और बेहोश पाती हैं। ओलिविया घबरा जाती है, जबकि जोई एम्बुलेंस बुलाती है। दूसरी तरफ इबाइस छिपकर अपने आदमी का इंतजार कर रहा था। जांच में पता चलता है कि रिगो ग्लार्डो की मौत से जुड़ी कार 1 हफ्ते पहले इबाइस ने किराए पर ली थी। वह पहले जबरन वसूली के मामले में जेल भी जा चुका था। लोरेना की बढ़ती दिलचस्पी देखकर टियो को डर था कि कहीं वह पुलिस से पहले उस अहम टेप तक न पहुंच जाए। इससे यह भी साफ था कि टियो और उसकी टीम रिगो ग्लार्डो को पहले से जानते थे। रिगो की जेब से मिली पर्ची ने जांच को नई दिशा दी। उसमें हयात होटल के रूम 547 की बुकिंग थी, जो उसने 6 दिन पहले कराई थी। लोरेना होटल पहुंचती है, लेकिन तब तक पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच चुके थे। होटल स्टाफ पर बंदूक तानने के आरोप में जोई गिरफ्तार हो जाती है, जबकि ओलिविया घायल मैट को अस्पताल ले जाती है। होटल स्टाफ से पता चलता है कि रूम 237 में ठहरे इबाइस का मैट से झगड़ा हुआ था। वहां जोई और ओलिविया भी मौजूद थीं। बाहर निकलते समय लोरेना जोई की कार पहचान लेती है, क्योंकि वह पहले निगरानी के दौरान उसे देख चुकी थी। कार की तलाशी में पुलिस को अहम सबूत मिलते हैं। अस्पताल में मैट को होश आता है। पुलिस से पूछताछ से पहले ही ओलिविया बयान दे चुकी थी कि वह डेटिंग साइट के जरिए रूम 25 में ठहरे आदमी से मिली थी और उसके पति को पता चलने पर वह एक डिटेक्टिव को लेकर वहां पहुंचा था। लेकिन पुलिस मैट से पूछताछ शुरू कर पाती उससे पहले डॉक्टर उसे MRI के लिए ले जाते हैं। इसी बीच पास में एक और लाश मिलती है। ओलिविया उसे देखते ही पहचान लेती है। वह इबाइस साइश था। यही वह आदमी था जिसने कार किराए पर ली थी और इसी कार में पहले डिटेक्टिव ग्लार्डो की लाश मिली थी। अब जोई की कार से मिले सबूतों से कड़ियां जुड़ने लगती हैं। पहले ग्लार्डो की हत्या हुई, फिर इबाइस अपनी जान बचाकर भागा और कुछ ही देर बाद वह भी मारा गया। मरने से पहले होटल के पास उसकी मैट से झड़प भी हुई थी, यानी कोई एक एक करके इस पूरे मामले से जुड़े लोगों को खत्म कर रहा था। मैट की जांच में सिर्फ लिवर पर हल्की चोट सामने आती है। वह ओलिविया से पूछता है कि वह बर्लिन क्यों गई थी और उसे इतने घटिया मैसेज क्यों भेजे, लेकिन ओलिविया साफ कहती है उसने मैट को कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। जब दोनों फोन चेक करते हैं तो सच्चाई सामने आती है। ओलिविया के सोते वक्त किसी ने उसका वीडियो बनाकर मैट को भेजा था और बाद
बाद में सारे मैसेज डिलीट कर दिए गए थे। ये काम इबाइस साइश और गलार्डो ने मिलकर किया था। तभी खबर आती है कि हयात होटल के बाहर एक और अज्ञात लाश मिली है, जिसका संबंध उसी रिटायर्ड अफसर की मौत से जोड़ा जा रहा है। चूंकि मैट और इबाइस के बीच हुई झड़प पहले ही पुलिस की नजर में आ चुकी थी, दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसलिए दोनों लॉन्ड्री ट्रॉली में छिपकर अस्पताल से फरार हो जाते हैं। डिटेक्टिव टीओ चीफ लंदन वर्मा के पास पहुंचता है। वह नहीं चाहता कि लोरेना 10 साल पुराने एल पासो स्टार केस में दखल दे। टीओ पिछले 10 साल से एमा को ढूंढ रहा था। 10 साल पहले एमा एल पासो स्टार क्लब में काम करती थी, जहां इबाइस साइश उसका बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात था। एमा ने शुरुआत एक डांसर के रूप में की थी, लेकिन बाद में वह क्लब के मालिक एनीबेल लेदेस्मा की गर्लफ्रेंड बन गई। एनीबेल विदेशी लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाता और उनके पासपोर्ट जब्त कर लेता ताकि वे वहां से भाग न सकें। इसके बाद उसके दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आया। वह अमीर और ताकतवर लोगों को मास्क पहनाकर क्लब में बुलाता ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और वे अपनी हवस पूरी कर सकें। हर ग्राहक को एक टोकन नंबर दिया जाता था, लेकिन असली कमाई यहाँ नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग से होती थी। एनीबेल इन लोगों की हरकतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करवाता और फिर उन्हीं वीडियो के दम पर उनसे मोटी रकम वसूलता। इस पूरे काम को उसकी कुछ खास लड़कियां संभालती थीं। सबसे पहले लवंडा, जो अचानक गायब हो गई, उसके बाद कसांड्रा और आखिर तक किमी डेल इस काम में बनी रही। बाद में किमी ने पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दी। चौथी लड़की थी कैंडेंस रूसो। उसकी हत्या ने पहली बार इस पूरे गोरख धंधे को दुनिया के सामने ला दिया। पुलिस ने एक वक्त एमा को पकड़ लिया था और उसे ऑफर दिया कि अगर वह एनीबेल के खिलाफ जानकारी देगी तो उसे आजादी मिल सकती है। लेकिन अंदाजा है कि एमा ने पुलिस की कार्रवाई की खबर एनीबेल को पहले ही दे दी। इसके बाद एनीबेल, एमा और कसांड्रा उसी रात सारे टेप लेकर गायब हो गए और उसी रात कैंडेंस रूसो की हत्या कर दी गई। इस केस की जांच डिटेक्टिव गलार्डो कर रहा था। किमी ने ही उसे उन टेप्स के बारे में बताया था। यहीं से गलार्डो और इबाइस के बीच संपर्क बना और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीबी हो गए। लेकिन अब 10 साल बाद एक ही शाम दोनों की हत्या कर दी गई। इन टेप्स में इतने ताकतवर लोगों के राज कैद थे कि उन्हें हासिल करने के लिए कोई भी किसी की जान ले सकता था। शायद यही वजह थी कि एमा को भी इन्हीं टेप्स के पीछे पड़े लोगों ने मार डाला। गलार्डो की कार पर मिले फिंगरप्रिंट उसे इस केस का मुख्य संदिग्ध बना रहे थे। तभी लोरेना को एक और अहम बात याद आती है। मैट जेल में एनीबेल के साथ रह चुका था। इतना ही नहीं, एमा की मौत से ठीक 2 दिन पहले मैट और एमा के बीच 6 मिनट तक फोन पर बातचीत भी हुई थी। मैट का गलार्डो और इबाइस से भी संबंध था, इसलिए शक गहराने लगता है कि शायद गलार्डो और इबाइस भी उन्हीं टेप्स के पीछे पड़े थे और इसी वजह से उनकी हत्या हुई। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ एक अनुमान था। मैट और ओलिविया फरार चल रहे थे। पुलिस उनके घर पहुंचकर तलाशी लेती है, लेकिन दोनों वहां नहीं मिलते। असल में वे मारा के घर पहुंचे हुए थे। ओलिविया पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन वहां न बच्चे मिलते हैं और न ही मारा। तभी सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज से उन्हें पता चलता है कि उनके घर पर पुलिस छापा मार रही है। कुछ देर बाद मारा फोन करती है और बताती है कि वह बच्चों के साथ अपने बॉयफ्रेंड के घर है और वहां से लौटने में करीब 1 घंटा लगेगा। अब मैट और ओलिविया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वे किस पर भरोसा करें। इधर लोरेना की काफी रिक्वेस्ट के बाद गलार्डो की पत्नी उसके लॉकर से मिली कैंडेंस रूसो नाम की पुरानी केस फाइल लोरेना को भेज देती है। अंदाजा था कि गलार्डो इसी अनसुलझे केस की जांच करने गया था। इस फाइल से मिली जानकारी के आधार पर लोरेना और टीओ गलार्डो के एक पुराने पत्रकार दोस्त के पास पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि गलार्डो ने कैंडेंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई शब्द अंडरलाइन किए थे। इनमें एक ऐसी मेडिकल स्थिति का भी जिक्र था जिसकी वजह से कैंडेंस मां नहीं बन सकती थी। पत्रकार के पास कैंडेंस के पुराने स्टेज शो की कुछ तस्वीरें भी थीं, जिसे वो निकालने चला गया। उधर मैट ओलिविया से पूछता है, तुम सिस्टर मारिया को कैसे जानती हो? लेकिन ओलिविया बात छिपाने की कोशिश करती है। तब मैट कहता है कि मारिया की मौत से 2 दिन पहले मारा के घर पर एक फोन आया था। उस वक्त घर में सिर्फ ओलिविया अकेली थी। मतलब मैट जान चुका था कि ओलिविया ने ही 6 मिनट तक सिस्टर मारिया से बात की थी। इसी वजह से उसने पुलिस के सामने यह बात छिपाई थी। लेकिन अब वह सच जाने बिना इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। ओलिविया उसे आखिरी बार गले लगाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि सच्चाई जानने के बाद मैट उसे कभी माफ नहीं करेगा। उधर तब तक वो पत्रकार कैंडेंस के पुराने स्टेज शो की तस्वीरें दिखा देता है, जिसे देखकर लोरेना भौचक्की रह जाती है। कैंडेंस रूसो कोई और नहीं बल्कि मैट की पत्नी ही है। वह जिंदा है और इसी शहर में एक नई पहचान के साथ रह रही है। तो फिर 10 साल पहले एनीबेल के क्लब में जिस कैंडेंस की लाश बरामद हुई थी, आखिर वो लाश किसकी थी? उधर मैट